टावरी सर और आदरणीय सरोज सर, सत्यप्रकाश सर, प्रवीण शुक्ला जी और शैलेश मौर्य जी और तमाम साथी धीरे-धीरे समय के साथ इसमें जुड़ते जाएंगे। अवधेश भिंगा सर, उपस्थित सभी साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम। गुरुजी निवेदन करेंगे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन विषय पर अपना मार्गदर्शन और अनुभव प्रदान करें। समस्त बंधुओं को यथोचित प्रणाम एवं आशीर्वाद। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हम लोग कहते हैं कि इसने विकास किया, इसने आगे बढ़ाया। हकीकत यह है कि समय परिवर्तन करता है। हाँ, सरकारें जब अनुकूल होती हैं तो उसमें सहयोगी बन जाती हैं। कोई कैसी भी अच्छी बुरी सरकार आवे, परिवर्तन होना है। परिवर्तन समय की मांग है। कांग्रेस नेशनलाइजेशन में विश्वास करती थी, कम्युनिस्ट मुझे नहीं कहते, लेकिन सोशलिस्ट थी। संविधान के प्रीएम्बुल में भी सोशलिस्ट जोड़ा गया। बड़े बड़े कारखानों का नेशनलाइजेशन होता था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। लेकिन जब चंद्रशेखर जी के टाइम में सोना हमारा गिरवी चला गया, देश से उठकर चला गया, तो झक मार करके डरते डरते ही सही, एक एक लोग दब दब के डर डर किया उन्होंने। नरसिंह राव जी को मनमोहन सिंह का आविष्कार करना पड़ा, जिन्होंने देश का उदारीकरण किया, एक एक दिन में दो दो अवमूल्यन किया, और जो सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था देश की अधिकांश पार्टियों की सोच के बाहर थे, उसके बारे में सुनने कोई तैयार नहीं थे। वह समस्त देश ने, समस्त पार्टियों ने, सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने, सबने उसे स्वीकार किया और देश में वह अर्थव्यवस्था लागू हुई। हमारी चॉइस नहीं होती है। की परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां, राष्ट्र की परिस्थितियां, विश्व की परिस्थितियां जिस ओर मुड़ती हैं, उधर कोई भी व्यवस्था अपनाओ, आगे बढ़ना। आज हर गांव में लोग कहते विकास नहीं हुआ, आज हर गांव में पहुंचने के लिए सड़क हो गई है, जगह जगह यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज हो गए हैं। हर सरकार ने इसे बढ़ाया, किसी ने अधिक तेजी से, किसी ने कम तेजी से। शुरू से कभी देश की अर्थव्यवस्था का मूल था खेती करो, दूध पैदा करो, और तरह तरह के वैदिक देवताओं की पूजा होती थी। आजकल लगभग कुछ विद्वान भले इंद्र को जानते हो, उनके महत्व को जानते हो, कहीं भी इंद्र पूजा के रूप में कोई पर्व या त्योहार ऐसा नहीं है जिसको आम जनता बनाती हो। जबकि प्री कृष्ण पीरियड में, कृष्ण जी के पहले के पीरियड में, इंद्र एक महत्वपूर्ण देवताओं में थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद उनका और सूर्य का ही महत्व आता था। धीरे धीरे पीछे पीछे सारे लोग आते थे। अब कृष्ण जी ने गोवर्धन की जो पूजा की, वह इस बात का प्रतीक था कि जो हमारे उपयोग की चीजें उनको किया जाए। समाज ने उन्हें डरते डरते स्वीकारा। फिर आज सभी जातियों के लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, कर रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है कि हम सबका समावेश करते हैं। उसी तरह से अर्थव्यवस्था भी सब व्यवस्थाओं का समावेश करती है। आदिकाल से ही
देश का परिवर्तन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में। लोग कहते हैं कि लेबर जब आया कंप्यूटर लोन का से तमाम क्लर्क बेकार हो जाएंगे, बैंकों की छुट्टी होगी, बेकार हो जाएंगे, लेकिन उससे तरह तरह के साथ में अन्य उद्योग भी लाए। इसी तरह से कभी कहा गया होगा कि जब बैलगाड़ी बनी होगी कहां तक हम पीछे जाएंगे। जब बैलगाड़ी बनी होगी तो जितना सामान सैकड़ों लोग ढोते थे उतना सामान अकेले बैलगाड़ी ढोने लगी। ट्रक बना, हवाई जहाज बने, समुद्री जहाज बने, सैकड़ों बैलगाड़ियां सामान ट्रक ढोने लगा। सैकड़ों ट्रक जो सामान ढोते उसको पानी की जहाज और हवाई जहाज ढोने लगे, कम समय में ढोने लगे, दूर दूर तक पहुंचाने लगे। हम अर्थव्यवस्था में बहुत से मामलों में दूसरे में निर्भर हो गए हैं। हालांकि हमें आपातकाल के लिए कभी आवश्यकता पड़े सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी जो ऑपरेट हो रही हैं इनका बड़ी भव्य स्वागत हो रहा है, लेकिन इसके दूसरे पक्ष को नहीं भुलाना चाहिए कि विकास की लालच में कि एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें बंधक करना चाह दिया, हमारे देशवासियों में फूट पैदा करके भारत को गुलाम बना डाला। इतनी कंपनियां क्या करेंगी, इनकी नियत का पर्दाफाश अभी से होने लगा है, जबकि एक विदेशी पूंजीपति ने प्रधानमंत्री मोदी तक को एक तरह से धमकी भरे लहजे में कहा कि चाहे जितना रुपया खर्च होगा हम उलट देंगे। देखने में नहीं उलट पाया, लेकिन हाफ काउंटर तो कर ही दिया उसने और अल्प कारकों ने, सारे कारकों ने। आज आंध्र और बिहार पर सरकार आश्रित हो गई। पहले पूर्ण अपने पैरों पर चल रही थी, अब लगड़ा के चल रही है। एक बार सोचना पड़ेगा कोई गंभीर चीज लागू करने के पहले कि नायडू की और नीतीश के मत इस पर क्या है, भले ही वे कितने भी समर्पित हो, लेकिन समय समय पर सबने अपने नखरे दिखाए हैं, सबने करवट बदले हैं। विदेशी पूंजीपति मैं कौन अच्छा है कौन बुरा है इसके बारे में टिप्पणी कर रहा हूँ, आज की टिप्पणी विषय नहीं है और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। भाजपा अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, इस टिप्पणी का मंच नहीं है। जो भी सरकार बने रहे, वे विदेशी कंपनियां आंतरिक राजनीति में हर जगह दखल दिए हैं। चिली वगैरह उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष को मरवा दिया है, अन्य कई देशों में उपद्रव पैदा किए गए हैं। इनको जिस ढंग से स्वागत हो रहा है उस ढंग से मैं नहीं कह रहा हूं इनका बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन इनको कैसे नियंत्रण में रखें, कौन पहलुओं पर ये गड़बड़ी न करने पाए। ये जानबूझ के गड़बड़ी पैदा करते हैं। अगर थोड़े से विधायक तोड़ दिए जाए, थोड़े सांसद तोड़ दिए जाए तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अस्थिर होती हैं। किसी पार्टी को फंड देकर उसका प्रचार बढ़ा सकते हैं, कार्यकर्ताओं को खरीद सकते हैं, भूतपूर्व नेताओं को तोड़ सकते हैं, वर्तमान नेताओं को तोड़ सकते हैं। दल बदल सब दिन होते थे, लेकिन जितनी हड़बड़ी में और जितनी व्यापक संख्या में एक दल से दूसरे दल में आज लोग भाग रहे हैं, कदाचित वह इस नई अर्थव्यवस्था के कदाचित इस नई अर्थव्यवस्था के जो लोग भाग रहे हैं वे कदाचित इस व्यवस्था के दिनों इस अर्थव्यवस्था में हमें विशेष रूप से देखना होगा
कि हमारे किस सेक्टर को कहीं ये कब्जा करके हमारी देशी फसलों का पैदा होना बंद कर दे और ऐसे बीज ऐसी चीजें लावे कि जब ये चाहे तो हमारी जमीन पड़ती पड़ जाए, उसमें कहीं भी बीज हमारे गायब न हो जाए, उनको ढूंढना मुश्किल हो और हम खेती के लिए, अनाज के लिए इनडायरेक्टली इनके ऊपर आश्रित हो जाए। किस सेक्टर में जो विदेशी कंपनियों का प्रवेश हो रहा है, चाहे विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ जाए, उसको आप सब लोग अपने दिमाग से सोचिए कि उसके आगे क्या कुपरिणाम हो सकते हैं। मैं मात्र संकेत कर रहा हूं, कोई भविष्य रखता नहीं हूं, लेकिन हिस्ट्री इज द लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला है। जब भी किसी ने आंतरिक दखल दी है तो उसने उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी किया है। आज जीडीपी, आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है? आवाज आ रही है गुरुजी, आवाज आ रही है। आज कोई जीडीपी को मानक मानता है, कोई अन्य मानक मानता है। कल्पना कीजिए कि ऐसी कोई स्थिति आवे कि समाज का 10% तबका बहुत आगे बढ़ जाए और मिडिल क्लास तबके तो करके 8-10% रह जाए और 80% लोग बहुत गरीबी की हालत में पहुंच जाए। क्या होगा उस समय? क्या देश विकसित कहा जाएगा? क्या वह देश विकसित कहा जाएगा? आज हमारी कितनी ऐसी आबादी है कि अगर उसको मुफ्त गेहूं, चावल, दाल, चीनी न दी जाए तो खाना नहीं खा पाएंगे। जब तक देश में स्थिति है कि आदमी भोजन के लिए भी सरकार पर निर्भर है, सरकार उसको भोजन करा रही है, तब तक मेरी समझ में देश को विकास को अग्रसर नहीं कर सकता। मैं असम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये विकास खतरनाक है। यह अर्थव्यवस्था कई देशों में पैदा कर चुका है और कई देशों में फिर कर सकता है। जिस रोग से चीन इस समय ग्रसित हो रहा है, छोटे देशों में बांग्लादेश और लंका जिस रोग से परेशान है, वह रोग बड़े पैमाने पर कभी चीन और भारत को भी परेशान कर सकता है। एक बार भी कंपनियां अपना शेयर बेचने लगती है, ग्राहक नहीं मिलते हैं, लाखों करोड़ रुपए का सेंसेक्स का घाटा होता है। वह छत डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इस देश के निवासियों को उठानी पड़ती है। हमें यह देखना होगा कि जो कंपनियां आ रही हैं, ये किस रंग ढंग पर काम कर रही हैं। ये अपना कारखाना बंद करके कई कंपनियों के साथ देखा गया देश में कैपेसिटी हो, इस पर अंकुश लगने की सोच है कि जब शहर विकसित आता है तो जिस कारखाने को खोलने के लिए 10-20 एकड़ जमीन चाहिए, उसके लिए 100-200 एकड़ जमीन है। बड़े बड़े कंपनियां एक्वायर करती है 200-300 एकड़ जमीन, 400 एकड़ जमीन, और काम केवल 10-20-30 40 एकड़ का है। इनका उद्देश्य होता है जब ये जमीन विकास के बाद शहर के बीच में आ जाएगी तो इसके भाव आसमान छुएंगे और उसके बाद धीरे धीरे प्लाटिंग करके वे बेच देते हैं। इस पहलू से इनडायरेक्टली देश में लूट मची हुई है, इसको रोकना होगा। जीडीपी दिखाने के लिए एक मानक है, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे निर्णायक मानक नहीं मानता। निर्णायक मानक वह है जबकि बिना किसी सहायता के अपने बूते पर हमारे देश के अधिकांश नागरिक कम से कम भरपेट भोजन कर सके, कपड़े पहन सके, दवा करा सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। 10-20% जो किसी कारण से
चिंता की अवस्था में है, घर के लोगों के मर जाने से, जी जाने से, या अनाथ हो जाने से, और कोई संकट आने से, या अत्यधिक बीमार हो जाने से, या लोगों की उपेक्षा करने से उनको छोड़ दीजिए। 90% आबादी अगर अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए सरकार पर आश्रित है, तब तक हम देश के विकास का तहे दिल से स्वागत करने में, कम से कम मैं अपने को स्पष्ट पाता हूँ कि हम कह रहे हैं एक निश्चित राष्ट्र से एक आदमी दूसरे का दिया हुआ भोजन कर रहा है, उसकी इतनी हैसियत नहीं बनाई गई कि वो अपने भोजन के साधन, अपने कपड़े के साधन, अपने बच्चों के पढ़ने के साधन और दवा करने के साधन ढूंढ सके। दिए तो जलाना, मगर याद रखना, अंधेरा धरा पर कहीं न जाए। ये नीरज जी की पंक्तियां हमें प्रेरणा देती है। दिए जलाना तो अच्छा माना गया, उसका ताकत है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि केवल कुछ बच्चों में उजाला न हो, यह उजाला जो अंत्योदय का आया था अंत क्लास में ही पहुंचे, उसको इस लायक बनावे कि वो सम्मानपूर्वक खड़ा हो सके, अपने काम कर सके। आज कितना शोषण हो रहा है, आप खाली पता कर लीजिए कि जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए आज मार पड़ी हुई है, आज मजदूर भी सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में मिला, कॉन्वेंट में नकली कॉन्वेंट कुकुर मुत्तक गली खुल गए हैं, उनका पढ़ाता है। 4,000 तनख्वाह, 5,000 तनख्वाह आता है, जो औरत या मर्द पाते हैं उनसे आदमी अपने बच्चे को पढ़वा रहा है। जो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तनख्वाह पा रहा है, उनसे वो बच्चे को नहीं पढ़वा रहा। सरकारी अस्पताल में जितना वेतन एक नर्स का है, उससे भी कम वेतन पर तमाम डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत हैं। अब आप बताइए, जहां मामूली तनख्वाह पर वेल क्वालिफाइड लोग काम करने तैयार है, वहां पर इस विकास की आप बात कर रहे हैं। जब एक चपरासी की भी जगह निकली थी 4th क्लास की, अभी निकली है, उसमें हजारों की संख्या में पीएचडी, एमबीए, इंजीनियर्स और तमाम वेल क्वालिफाइड लोग उसमें एप्लीकेशन लगाए हुए हैं बर्तन धोने और झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए। ये कौन सी परिस्थिति है, कौन सा देश का उद्गार जा रहा है, कौन सा विचार जा रहा है? आखिर क्या ऐसा है कि प्राइवेट अस्पताल में आधी तनख्वाह भी जिस नर्स या डॉक्टर नहीं है, लोग उससे ऑपरेशन करना पसंद कर रहे हैं, और दूनी तिगुनी तनख्वाह पाने में सरकारी आदमी नहीं पसंद कर रहे। अगर वे स्तर पर जा सकते हैं, स्टैंडर्ड को नहीं इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चिकित्सा का स्तर, चाहे किसी चीज का है, तो हम प्राइवेटाइजेशन की आलोचना क्यों करें? भाई, तनख्वाह पाने के मतलब अगर आप उसे पेंशन समझेंगे कि काम करना ही बंद कर देंगे, तो आपको तनख्वाह देने के लिए देश नहीं चल रहा है, देश देश के लिए चल रहा है। वो देखेगा और पूछेगा कि भाई आप दूरी तनख्वाह पा रहे हैं, चिगड़ी चौगड़ी तनख्वाह पा रहे हैं, लोग आपके आप बच्चों को न पढ़ा करके इन प्राइवेट स्कूलों में तिहाई चौथाई तनख्वाह से भी कम पाने वाले लोग यहाँ, 10% तनख्वाह पाने वाले लोग यहाँ अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? सरकारी डॉक्टरों में अधिक तनख्वाह पा रहे, नर्सों की तनख्वाह पाने के बावजूद क्यों लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं? इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। अभी जब मैंने अपनी जिंदगी की बात करता रहा हूँ, जब मैंने नौकरी चालू की थी तो सरकारी अस्पताल में, बलरामपुर हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल था, उसमें मंत्री लोग, आईएएस आईपीएस अफसर अपनी दवा के लिए जाते थे और तमाम अफसर होते थे कि उनमें तक लाइनें लगवा देनी पड़ती थी। डॉक्टर को 1, 2, 3, 4 के बाद देखते थे, जबकि बाकी लोग को छोड़ते थे, तब देख लेते थे। जिन अस्पतालों में अभी हम लोग होश में
हम लोगों की नौकरी चालू करने के बाद अभी 40 साल पहले जिन अस्पतालों में मिनिस्टर अपना जांच करता था, डॉक्टरों का टीम जो अस्पताल से पहुंची थी और मुख्यमंत्री को देखने भी सरकारी अस्पतालों की टीम पहुंची थी। मंत्रियों का इलाज उनके परिवार के इलाज सरकारी अस्पताल में होता था। बड़े बड़े अफसरों का इलाज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का इलाज, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजी, आईजी, एसपी, डीआईजी, सबका इलाज डीएम सरकारी अस्पतालों में होता था। आज सरकारी अस्पताल में अधिकांश चपरासी भी इलाज कराना नहीं चाह रहे हैं। जीआईसी में एडमिशन के लिए बड़ी शोर सिफारिश लगती थी, बड़े बड़े अफसरों की, बड़े बड़े नेताओं की, जजों की सिफारिश आती थी, फोन आते थे। प्रिंसिपल जीआईसी के पास नाम आता था फोन के लिए। आज जीआईसी में पर्याप्त संख्या में लड़के पढ़ने को नहीं मिलते। ये क्यों हो रहा है? क्यों हमारी सरकारी सेक्टर पर ऐसा विश्वास हो रहा है? अगर वो विश्वास सरकारी सेक्टर नहीं पैदा कर पा रहा है तो उसके अस्तित्व की आवश्यकता क्या है? इन सारे पहलुओं पर हमें ध्यान देना होगा। या तो अपनी जरूरत को पूरा करें, अपनी क्वालिटी को लावे, मेरिट को लावे, और जो स्थिति उसकी पहले थी कि वहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाने, हाईकोर्ट के जजों के, आईएएस आईपीएस अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में मेरे साथ पढ़ते थे, जहाँ फीस शायद मामूली लगती थी या नहीं लगती थी कभी। आज उन बच्चों में, आज उन स्कूलों में एक चपरासी भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है। यह कौन सा विकास की नींव हम डाल रहे हैं? आखिर इन पहलुओं पर विचार आज नहीं होगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। चाहे सरकारीकरण से काम सुधरे, चाहे निजीकरण सुधरे, चाहे जिस व्यवस्था से सुधार आवे, उत्थान का मतलब यही है कि जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, वही बात महाभारत में कही गई है, जिस खेत का गेहूं हो, दरका को मयसर, उस खेत के हर गोश में गंदम को जला दो। व्यास जी ने कहा इसी बात को, यावत ही भेते उदरम तावत सत्व में देनाम योजिकम अभिमान क्षेत्र तेनो दंड मरात। जितने से पेट भरे वही आदमी का अपना अधिकार है, उससे अधिक की जो इच्छा करता है वह चोर है और दंड का भागी है। बात सही है कि आज एक आदमी इतना बटोर ले कि किसी खाने न रह जाए। अभी 3 साल की सर्विस के सिपाही के अरब में रूप में बरामद हो रहे हैं, करोड़ में नहीं, अरब में 100 करोड़ सुपर बरामद हुए। अगर ये हालत होगी, यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ, वहां 4 साल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पास में करोड़ों अरबों बरामद हुए। पीछे भी कई बार ऐसा हो चुका है। अगर ये हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं, नौकरियों में आ रहे हैं, चाहे किसी जगह से आ रहे हैं, उनकी हालत ये हो रही है कि आईएएस तक की फेयर भर्ती अगर सुनिश्चित नहीं की जा रही है और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ रहा है। जिस देश में आईएएस की भर्ती सही ढंग से सुनिश्चित न हो पाए, पीसीएस की भर्ती पर, पीसीएस की भर्ती पर और तमाम भर्तियों पर हाईकोर्ट में कितने कितने तंज कसे हैं, कितने कितने डिफेमेटरी बातें लिखी है, तो हम कैसे गुणवत्तावान पुरुष इस देश को दे सकेंगे सरकारी नौकरी के लिए? इन सारे पहलुओं का ध्यान रखिए। अपने देश में जो सबसे गरीब है उनके स्तर में अगर परिवर्तन आता है, वे अगर आते नहीं रहते हैं, अगर हमारे देश से शहर बसेरे गायब होते हैं, तब माना जाए कि देश में कुछ विकास हुआ है। हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। इस दिशा में बहुत काम हुआ है, लेकिन उसमें भी तमाम घपले सामने आ रहे हैं। जितना दिखाया गया है उतने शौचालय और मकान वास्तव में नहीं बन पाए। हम सबका दायित्व है कि जहां ये कमियां होती हैं उन्हें हम इंगित करें, समाज को दिखाएं, राष्ट्र को दिखाएं, देश को दिखाएं, और न्यायालय में, विभागीय जांच में उनको अकाउंटेबल बनाए। यह देश हमारा है,
हमें इसमें रहना है, इसका विकास अगर होना है तो जो सड़कें बन रही हैं, जो स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, बिजली घर बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, छत बन रही है, पुल बन रही है, वे पुल गिर न पड़े। अभी मध्य युगों की बनाई हुई बिल्डिंग किले के रूप में मौजूद है, मुगल काल और उससे पहले की बिल्डिंग भी मौजूद है, और अंग्रेजी राज की बिल्डिंग्स भी कहीं कहीं गिर रही है, अधिकांश अभी टिकी हुई है। और अभी कुछ ही वर्षों की बिल्डिंग्स क्यों गिरने लग रही है, या किसी का आलोचना नहीं है, इसे एक अनुस्मारक के रूप में समझे, देश का अनुस्मारक जा रही है। इसको ठीक किए बगैर हम एक फर्जी विकास पा सकते हैं। असली विकास केवल जीडीपी या स्वर्ण मुद्रा में कितनी वृद्धि हुई या रुपए में कितनी वृद्धि हुई, कितना ह्रास हुआ, ये केवल लक्षण है, ये केवल लक्षण है। लेकिन असली स्वास्थ्य के इंसान ये है कि हमारे लोगों का जीवन स्तर क्या है, और वह कृत्रिम रूप से तारा दे के बनाया गया है, या लोग वास्तव में अपने पैरों पर खड़े हैं। आप सब लोगों की भावनाएं आमंत्रित है। एक विवादास्पद इस मुद्दे पर मैंने कुछ पर्सनल विचार व्यक्त किए हैं, कोई जरूरी नहीं कि सही हो। इन्हें अपने अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में आप और समृद्ध बना सकते हैं। ये मत सोचिए कि हमने कभी बोला नहीं है, ये मत सोचिए कि हमने किसी अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया विषय का। जो कुछ भी अनुभव है वे आपकी जो समय की छाती है, वे ही समाज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले अनुभव ही हमें आगे की दिशा देते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जो चीजें आपने बताई हैं वास्तव में अनुकरणीय है। इन विषय को हम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर कर्नल जाहिद सिद्दीकी सर हैं। उपस्थित साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम। सर, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन विषय पर आदरणीय सुब्रत त्रिपाठी सर ने जो कुछ भी कहा है उसमें चीजों को और बढ़ाते हुए व्यक्त करें। आदरणीय कर्नल सिद्दीकी सर। एक सेकंड, सर का जो है वो मोबाइल डिस्टर्ब हो गया, लेफ्ट कर गए। हाँ, हेलो सर। अभी हम सबके बीच में कर्नल सिद्दीकी सर पुनः ज्वाइन हुए हैं। सर का हार्दिक स्वागत है। सर, माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है, शुक्रिया। त्रिपाठी जी नमस्कार, गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने मैंने आपकी बातें सुनी और तमाम जो दानिशमंद है सबकी बातें सुनता रहता हूँ, तो पता नहीं अब सुनते सुनते मुझे हंसी आने लग गई है कि हमारी बातें कोई सुनता ही नहीं है और उसका कोई असर ही नहीं है। और वो वही है कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी हालत है वो जब जो सरकार है हमारी या जो गवर्नमेंट है उसके इरादे ही नहीं है कि हम गरीबी दूर करें, पॉवर्टी एलिविएशन करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें या इन सब चीजों की तरफ तवज्जो के। हमारा पूरा ध्यान फोकस तो इस तरफ है कि 300-400 साल पहले किसी एक बादशाह ने, किसी साम्राज्य के लोगों ने कितना जुल्म किया था किसी खास कम्युनिटी के ऊपर, और क्या कैसे उनको कैसे सुधारा जाए। तो आपके पास जो तमाम आपका जो कीमती वक्त है वो इन सब चीजों में लगेगा, तो इन सब की परवाह किसी, जिस मुल्क में हर पेट्रोल पंप पे एक पोस्टर लगा हो कि प्रधानमंत्री की फोटो और साथ में ये कहा जाए कि 90 करोड़ को हम जो है मुफ्त आटा, गेहूं या चावल देते हैं, खाना देते हैं। अब इससे बड़ा डिक्लेरेशन क्या हो सकता है कि हमारी स्थिति क्या है, व्हाट इज हमारी क्या सिचुएशन क्या है। मेरा मानना यह है कि हालात बदल ही नहीं सकते क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता, जो इख्तिदार में है, जो गवर्नेंस में है। अब तो सोल्यूशन ये है कि
जो नया कॉन्सेप्ट लाना चाहिए कि स्मॉल गवर्नेंस एंड लार्ज एग्जीक्यूशन। स्मॉल गवर्नेंस का मतलब यह है कि इतनी बड़ी सरकार को खत्म कर दिया जाए, पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ब्यूरोक्रेसी हैज फेल्ड इटसेल्फ टेरिबली, इसको खत्म कर दिया जाए, और जो चुने हुए लोग हैं एमएलए या एमपी, जो छोटी गवर्नेंस है, जो टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट है, से वो 4 एरिया देखेगी, फॉरेन, डिफेंस और फाइनेंस, इनके अलावा और अलॉटमेंट ऑफ फंड्स जो स्टेट वाइज, और इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज हैं, वही, कोई बीच में आईएएस और तमाम इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं ब्यूरोक्रेसी की। इसी के मेरा ये मानना है कि मोर देन द पॉलिटिशियंस, इंडियंस, माय कंट्री हैज बीन फेल्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी। और जितने मैं सिविल सर्वेंट से मिलता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि उनको एक महारत हासिल होती है उनके पास कि जो सबसे सिंपलेस्ट आइडिया है उसको मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैटर में कैसे पेश किया जाए। आप रिपोर्ट्स देखिए, 4000 पेज की रिपोर्ट्स एक छोटे से इशू की, 2000, कौन उनको पढ़ता होगा? तो कौन उनसे क्या सबक ले सकता है? किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालने का बेहतरीन तरीका है जांच ऑर्डर कर दो, कमीशन बिठा दो, रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी हैज फेल्ड अस मिजरेबली। उसको अब मेरे ख्याल से जरूरत खत्म हो जाना चाहिए। स्मॉल गवर्नेंस, लास्ट एग्जीक्यूशन में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको देना चाहिए, वरना ये इस किस्म की चर्चाएं होती रहेंगी, बिंदु होते, आप देखिए हर एक चीज में, मगर तब्दीली नहीं होती। एक चीज है कि चेंज कभी नहीं आता। गरीबी हटाने का सबके पास ये नारा है, गरीबी हटते नहीं, और गरीबी हटाओ नारा लगाने वाले वो अमीर हो जाते हैं। क्या ये मुमकिन है? अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि साहब जिसको जितनी जरूरत है उतना रखे, उससे ज्यादा अगर इकट्ठा करता है तो वो जो है इलीगल हो जाएगा, उसको नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज मुमकिन है? अच्छा ख्याल है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बनाने वाले हैं या जो इस किस्म की लॉज पार्लियामेंट में, विधानसभा, वो तो उनका मकसद कुछ और है। ये कोई कह दे मुझे कि हमारी गवर्निंग बॉडी डज, कोई रियल स्टेट ऑफ माय कंट्री इज नॉट नोन, कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो तभी एड्रेस होंगे जब हम जो है फोकस करेंगे कि इसको एक्चुअल में एड्रेस करना है। जब प्रधानमंत्री जन धन योजना तक लागू हो गई है कि अभी बीच में कोई नहीं है, जो किसान के पास या गरीबों के पास जो पैसे जाएंगे वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएंगे। तो आप खुद देखें इससे क्या स्थिति बदली। मान लो बिचौलिए चले गए, कमीशन खोर चले गए, डायरेक्ट पैसा उनको जा रहा है। मुझको लगता है कि जब भी किसी भी आदमी को मुफ्त में कुछ भी दिया जाएगा तो सबसे पहले अगर कोई चीज कैजुअलिटी होती है उसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर अना खत्म हो जाए तो वो एक भिखारी की स्टेट से ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो ये सो हियर द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। तो हमारी आंखों में ये जो पानी है मेरे दोस्तों, हमारी सरकार की ही मेहरबानी है। तो इसलिए ऐसी चर्चाओं में, ऐसी मशवरों को एक अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता जनता में नहीं है। हमारे यहाँ जो है हर एक आदमी को आजादी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? वो डेमोक्रेसी बन चुकी है। हमको डेमोक्रेसी में आजादी है कि घास को आजादी है बढ़े और गधे को आजादी है चरे। जब ये है सिस्टम तो इसमें करेक्टिव मेजर्स लगाने को, सबसे पहले अगर कुछ तब्दीली लाना है तो आपको इख्तियार, पावर उस जगह पहुंचना पड़ेगा जहां पर कानून बनते हैं। जो तरीका है डेमोक्रेसी का, आपको वो फिगर्स आपके पास होने चाहिए कि आप जो है पार्लियामेंट में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे अपनी मेजोरिटी लेके और कानूनों में तब्दीली लाएं। सारी चीजें टॉप टू बॉटम होती हैं, बॉटम टू टॉप कभी नहीं होती हैं अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशन या किसी क्रांति। तो इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन
दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छे हैं जैसे। तो मेरी दुआ है, भगवान से, खुदा से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अक्ल सलीम दे और उनको माजी की तरफ देखकर के हालात को सुधारने की कोशिश करने से छुटकारा दिलाए। हमको आज क्या करना है ताकि हमारा कल बेहतर हो, तमाम फोकस इस पे होना चाहिए, ना कि पिछले वालों ने क्या किया था तो हम आज उसको सुधारें। बिल्कुल निगेटिव, कोई भी प्रोग्रेस पीछे देख के आगे नहीं होती। तो यही है, मैं आप सबकी सेहत की शुभकामना दुआ करता हूँ, खुशहाली की दुआ करता हूँ, और कोई मशवरा नहीं देना चाहता क्योंकि मशवरा देकर वक्त जाया है और कुछ नहीं। शुक्रिया, नवाजिश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर्नल साहब ने जो बातें कही हैं इसमें अनुकरणीय कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे जो है प्रशासन को, लोगों को, जो जनता इलेक्ट करके लोगों को भेजती है, उनको विचार करना चाहिए। क्या जनता में वह दम आ पाया है? क्या जनता उनको उनकी औकात पे रख रही है या बिक जा रही है? यह देखने की बात है। गुरुजी कुछ कहना चाहेंगे इस पॉइंट्स पे जो कर्नल साहब ने रखे हैं? बातें बहुत अच्छे रखे हैं और उन बातों पर मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में जोड़ दिया था कि आम आदमी तक जो पहुंच सके और आम आदमी तक जो खुशी पहुंच सके, वह खुशी जो दे सके, वही सच्ची प्रगति का वाहक है। हर व्यक्ति का स्वागत है, लेकिन खाली चंद साहब या पुत्र साहब की प्रशंसा से देश महान नहीं होगा, केवल आंखों से देश महान नहीं होगा। भारत के भविष्य का फैसला खेतों और खलिहानों में होगा, कलों और कारखानों में होगा, लाइब्रेरी में बैठ करके अर्थशास्त्री देश को प्रगति करता है, चाहे अपने देश के चाहे दूसरे देश है। प्रगति का मानक पर नहीं होगा। प्रगति के मानक पर होगा कि जो हम लोगों को जिस दशा में देख रहे हैं, आज हालात क्या है। आप तो इम्प्लीमेंटेशन पीएचडी पास करके सफाई कर्मी के नौकरी के लिए प्रस्ताव पत्र लगा रहे हैं, जिस नौकरी के लिए अभी 25-30 साल पहले कोई हाई स्कूल आदमी भी उपलब्ध नहीं था। केवल दुर्भाग्यवश एक वर्ग जो परंपरागत कार्य करता था, उसके कहीं सुटेबल पुनर्वास हुआ नहीं, और जिसके लिए यह सेक्टर 100% आरक्षित था। मैं उस प्रथा की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं प्रथा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको कहीं पर विस्थापित कर, यहां से विस्थापित करने के पहले दूसरी जगह उसका समायोजन नहीं हुआ, और एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि जागो कोई देख ले कि जितने सफाई कर्मी नियुक्त हैं उसमें से 80% का काम कर रहे हैं कि आपने तनख्वाह में से कुछ मामूली पैसा दे करके किसी आदमी से काम करवा रहे हैं। कोई भी अपनी आंखों से देख ले, अर्थव्यवस्था के खुल्लम खुल्ला काट रहे, खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। जीटी रोड पर हर 20 किलोमीटर पर ढाबे बने हुए हैं, एक कस्बा बना हुआ है, वहां पर खुल्लम खुल्ला हर 20 किलोमीटर पर ऐसे चल रहे हैं कि जहां पर के खुल्लम खुल्ला कच्ची शराब, जिससे हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। अब जो शराब का ठेका का दिया है, उसकी आर्थिक प्रगति कैसी होगी, क्या करेगा जब वह नकली शराब खुल्लम खुल्ला बिकेगी। अब हालत ये हो गई है कि शराब के ठेकेदार तक नकली शराब की बोतलें रख रहे हैं और बराबर भी छापों में हो रही है। हम निराशावाद की बातें नहीं कर रहे हैं, किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बातें इशारा कर रहा है कि ठीक है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या बनाते हैं, लेकिन जो प्रगति है उसको आम जनता भी तो अनुभव करे। आज
क्या ऐसी स्थिति है कि भर्ती निष्पक्ष हो पा रही है? IAS IPS PCS तक की भर्तियों में क्या हो रहा है दुनिया देख रही है, तो अन्य भर्तियों में क्या होगा भगवान मालिक है। इन सब बातों को देखते हुए हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को जड़ से उठाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा पूंजीपति विश्व का टॉप पूंजीपति हो गया है नहीं हो गया, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि जो हमारा पीड़ित व्यक्तित्व था वह आज भरपेट भोजन पा रहा है नहीं पा रहा है, अपने बूते पा रहा है, सरकारी बूते पा रहा है। धन्यवाद। हम आत्मनिर्भर बने, अपने बूते खा सके, पाल सके, यही मेरी कामना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबके बीच में आदरणीय सरोज साई हैं। सर को सादर प्रणाम। सर निवेदन है माइक अनम्यूट करके अपने अनुभव अथवा विचार साझा करें। सरोज साई सर माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट हुआ है, देखो बात आ रही कि नहीं अब? हाँ दाता आवाज आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। धन्यवाद गुरुजी को और जाहिद साहब को। आप लोगों ने काफी विस्तृत जानकारी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में दी है और ये सब बातें बहुत सही हैं। उसको कैसे लागू किया जाए यही एक समस्या है और हमें लगता है कि इन समस्याओं के मूल में कहीं हमारे नैतिक चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र, इन सब में कहीं पर गिरावट आ रही है, जिसके कारण से आज ये परिस्थितियां बन रही हैं। गुरुजी ने बहुत सही कहा कि जब तक हम गरीबों को नहीं उठाएंगे, गरीब अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, सरकार के पर कम से कम अपनी मिनिमम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर सरकार पर नहीं निर्भर होंगे, तब तक हम अपने देश को कैसे एक प्रगतिवादी, प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में रख सकते हैं। अभी जाहिद साहब ने बोला 90 करोड़ आबादी हमारी जो है सरकार के ऊपर निर्भर है और दूसरी तरफ कही जाती है कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं, तो कहीं दोनों में सामंजस्य समावेश दिखाई नहीं पड़ रहा है गुरुजी। तो इन सब के मूल में एक तो हमें जैसे हमारे संविधान में जो नियम है कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अगर परिवर्तन किया भी जा सकता है तो 2/3 बहुमत से किया जा सकता है और उसका मतलब कि परिवर्तन का नियम पेचीदा बनाया गया है। तो हमें लगता है कि गुरुजी इसमें देश की कुछ मूलभूत नीतियां होनी चाहिए विकास के लिए और उन नीतियों में सरकारें कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन उन मूलभूत नीतियों में आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके, जिससे कि डिविएशन इतना ज्यादा डिविएशन हो जाए कि आज हमारे जो बच्चे हैं आज वो नौकरियों के लिए परेशान हैं। एक तरफ तो हमारे बंधु लोग हैं जो उम्र की सीमा कोई नहीं है, कोई कब तक MLA रहेगा, कब तक MP रहेगा और इनको कितनी पेंशन, सबकी पेंशन सुनिश्चित हो गई है, लेकिन हमारे बच्चे जिनको अभी अपना भविष्य बनाना है, जो देश को बनाने में जिनका बड़ा योगदान आगे आने वाला है, अगर उनका ही हम मनोबल कुंठित कर दे रहे हैं, उनका ही भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है, तो हम कैसे देश को महान ले जाएंगे, महान बनाएंगे, कैसे देश को आगे ले जाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है गुरुजी। हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत सही बोला कि ये सब जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, गुरुजी सबसे बड़ी समस्या ब्यूरोक्रेसी में ही आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी के पास वो नैतिक बल, आत्मबल जिसे कहा जाता है, चारित्रिक बल जिसे कहा गया था और बहुत बड़ा बल होता था, ये सब एकदम धराशायी हो गया है। जैसे बिल्डिंगें बन रही हैं आजकल
पुल बन रहे हैं तो ये उद्घाटन होते ही गिरने लगते हैं, उसी तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी भी एक तरह से धड़धड़ा करके गिर रही है। तो ऐसा समर्पण, ऐसा वो जो है, कम से कम सत्य के लिए तो हमारे ब्यूरोक्रेसी में एक चरित्र होना चाहिए था, लेकिन वो चरित्र नहीं है। पूर्व वक्ता ने बहुत सही बोला कि हम लोग उलझाने में लगे हुए हैं, कोई काम को सुलझाने में लगते नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी उसी में से लग गई है। तो ब्यूरोक्रेसी में हमारे जो मसूरी का ट्रेनिंग सेंटर है या जो और भी IAS IPS और अन्य सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग सेंटर बने हैं, वहां पर भी चरित्र निर्माण CCS CCA रूल, CCS के ऑल इंडिया सर्विसेज रूल सब बने तो हुए हैं, लेकिन उन रूलों का कहीं पर पालन व्यवहारिक रूप से हो ही नहीं रहा है गुरुजी। तो हमें इसमें देखना चाहिएगा। हमने गुरुजी, हम भी सर्विस में रहे और हमने देखा कि लोग इंक्वायरी, मान लीजिए किसी के प्रति डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स प्रारंभ हो गई गुरुजी। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रारंभ हो गई, इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त हो गया। अब इंक्वायरी ऑफिसर 10-10 साल तक केस को लिए बैठा हुआ। ऐसा कौन सा आप इंक्वायरी ऑफिसर हो भाई कि 10-10 साल तक केस को लिए बैठे हुए हो? और क्या सिविल सर्विसेज के कंडक्ट रूल में, CCS CCA रूल्स में क्या कोई परिवर्तन अब तक नहीं होना चाहिए था कि जो लोग इस तरह से लापरवाही करते हैं, हम तो कहते हैं गुरुजी कि इंक्वायरी ऑफिसर के साथ साथ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के खिलाफ भी, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, जो कि अभी तक हमें नहीं दिखाई पड़ा है। CCS CCA रूल्स में इन लोगों का कोई लेता नहीं, या तो लोग लेने के लिए जो सीनियर अधिकारी हैं वो लेना नहीं चाहते कोई एक्शन किसी के प्रति। तो गुरुजी, मूलभूत जो समस्या आ रही है वो चरित्र पतन की समस्या आ रही है, आत्मबल की समस्या आ रही है। जब तक हम इसको नहीं मजबूत करेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था, चाहे तो धार्मिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। तो कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। हम लोग तो केवल अपने विचार ही व्यक्त कर सकते हैं। अब ये विचार हमारे लोगों के कितना सार्थक होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है गुरुजी। लेकिन फिर भी आपने जो ये मुहिम चालू की है, निश्चित रूप से अगर कहीं आवाज निकलती है तो कहीं न कहीं इसका असर जरूर पड़ता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शब्दों को ही शक्ति माना गया है। शब्द ही हर चीज को के वाहक हैं। तो ये जो शब्द आप निकाल रहे हैं या हमारे पूर्ववक्ता ने निकाला या जो भी अन्य भाई बंधु निकालेंगे, हो सकता है कि कभी न कभी अगर वो विचार सही रहेंगे और देश के लिए उपयोगी रहेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में उस पर विचार विमर्श होगा। धन्यवाद गुरुजी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुजी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात इन्होंने अपने अनुभव कही है। जो जनता को सूट कर सके, लोक रंजक हो, वही राजा का धर्म है। राम जी ने सीता जी का परित्याग किया, यह जानते हुए भी वे सर्वथा पवित्र है, केवल एक मामूली प्रजा के, एक मामूली सदस्य के कहने पर। लोग आलोचना करते हैं कि ये पवित्र है। उस आलोचना में क्या दम था, इसको स्वयं राम जानते थे गलत है। लेकिन किसी आदमी का हृदय से आवाज निकल रही है तो उस आवाज को कैसे बंद होगी, ये सोचता राजा काम है। उसको केवल धक्का मार के निकाल देने से, बुलडोजर चला देने से आवाज को बंद कर देना एक आदर्श राजतंत्र के लक्षण नहीं है। यह एक बात पर बार बार सोचना होगा, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वर्तमान अर्थशास्त्री हो, निर्मला जी हो, या और नरसिंह राव जी हो, या पहले कोई हो, कि देश का सोना गिरवी न हो, देश की GDP बढ़े, देश एक महाशक्ति बने, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक हर तरह के क्षेत्र में विकास हो। विकास अपनी जगह है, लेकिन
आम आदमी को ये बजट कैसे सूट करे, कैसे 90 लाख 80 लाख 70 लाख आदमी ऐसे न रहे जो कि सरकार के दिए हुए अनाज के डोज पर निर्भर हो, जो अपने हाथ से रोटी कपड़ा बनाते हो। आज 10 20 50 हजार का विज्ञापन छापिए, 50 लाख लोग उस पर अप्लाई कर देते हैं। कितना बड़ा शोषण है ये कि बार बार उनको जाना पड़ता है, बार बार फॉर्म भरने का पैसा देना पड़ता है। तमाम चीजें हम मुफ्त में कर रहे हैं, सब्सिडी में कर रहे हैं। और ये कौन सा अर्थशास्त्र है, एक बेरोजगार लड़का फॉर्म भरने का 1000-2000 रुपए, उसको बार बार असफल होने पर घर से कितने ताने सुनने पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, कितनी मेहनत करें। जब जगह सीमित है तो लिए तो उतने लोग जाएंगे। अब जितने सिपाहियों की जरूरत थी उससे 100 लोग अप्लाई किए थे। 100 में 99 को चाहे कितने भी अधिक परिश्रम करें, मेहनत नहीं होता है, 100 में 99 को रिजेक्ट होना है। आज हमारी जो पढ़ाई के कॉलेज बने हैं, ये रोजगार ओरिएंटेड न होकर के ये केवल क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। और वहां से निकलने के बाद यहाँ तक कि टेक्निकल सर्विसेज के लोग 10-15 हजार में बीटेक पास आदमी तक प्राइवेट में घर के प्राइवेट टाइपिस्ट का काम लोगों के कर रहे हैं। खाली केयर टेकर, हाउस के केयर टेकर का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है 10-15 हजार रुपए की नौकरी पर। मेडिकल कॉलेज बढ़ जाएंगे, अगर उनमें यह प्रेरणा सोचता बना कि देहात में कोई जाना नहीं चाहे तो शहर में इस भागदौड़ में वही हाल जो इंजीनियरों का है, वही डॉक्टर को होने जा रहा है। हमारे बच्चों को कैसे, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे सरकार का दिया हुआ हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, अपना खुद का व्यवसाय हो, उधर उनका ओरिएंटेशन बढ़े, वे आत्मनिर्भर हो और वे किसी के दिए हुए अनाज को खा के न जिंदा रहे, अपने बाहों बल पर कमा सके। ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में आदरणीय अवधेश भिंगा साहब हैं। अवधेश सर अपनी प्रतिक्रिया तो अपना अनुभव साझा करें। आदरणीय अवधेश भिंगा सर। अवधेश सर माइक अनम्यूट करें। हम सबके बीच में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष संतोष जी हैं। संतोष सर सुन पा रहे हैं? हेलो, टेक्निकल इशू होगा। शैलेश कुमार मौर्य, हेलो शैलेश। शैलेश आप सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट करें। हेलो, प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम। संतोष सर। यहाँ थोड़ा अतिथि लोगों के बीच में है, व्यस्त हैं, सुन रहे थे आपकी मीटिंग, क्षमा चाहेंगे सर। अच्छा, कोई नहीं सर। जी सर। तो ठीक है, टाइम अप हो गया है। सभी साथियों से निवेदन करेंगे, यह कार्यक्रम प्रतिदिन 9 से 9:30 बजे के बीच संचालित होता है। इस आशय के साथ आप सभी की प्रतिदिन अपने नए साथियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हों, जिससे एक चर्चा को सार्थक, स्वस्थ चर्चा को नया बल मिले और हम सब एक बेहतर स्थिति, बेहतर समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। गुरुजी, कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। खत्म किया जाए गुरुजी? ठीक है। सभी साथियों को सादर प्रणाम। कल पुनः मिलेंगे 9 से 9:30 के बीच इसी लिंक के साथ अलग विषय से। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। थैंक्स।